गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफिशिएंट डिमांड के बारे में कि ये क्या होती है। इसको हिंदी में न्यून मांग कहते हैं। डिफिशिएंट डिमांड इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। न्यून मांग से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र पूर्ति से कम होती है। यानी कि जो पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र पूर्ति है उसकी तुलना में जो समग्र मांग है वो क्या है, कम है। यानी कह सकते हैं कि मांग की कमी ही क्या है, डिफिशिएंट डिमांड है। इकोनॉमी में जितनी मांग चाहिए पूर्ण रोजगार के लिए उतनी नहीं होती है, उसकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसको हम लोग आगे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आप स्क्रीन पर अपनी डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने लिया है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को, और इस डायग्राम के जो वाई एक्सिस है उस पर लिया गया है किसको, एग्रीगेट डिमांड को। यहाँ पर जो एएस है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और यहाँ पर जो एडीएफ है ये एग्रीगेट डिमांड है। और वो किस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड है, बिल्कुल सही, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड। और जो एडीपी है ये है एग्रीगेट डिमांड जो प्लान की जा रही है। तो इकोनॉमी में जितनी ज़रूरी है एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए उससे कम का प्लान किया जा रहा है, और वो किसके बराबर है, बिल्कुल सही, एडी और पी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जितनी चाहिए उतनी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना कम है। तो यही जो गैप है यही क्या दर्शा रहा है, यही दर्शा रहा है डिफिशिएंट डिमांड को, न्यून मांग को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया इस तरह से, ये क्या है, न्यून मांग के अंतर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी में जो पूरी क्षमता के साथ अगर उत्पादन किया जाता है, यानी जो भी रिसोर्स हैं इकोनॉमी में उन सभी को लगा दिया जाता है, तो उत्पादन होगा O/F के बराबर। लेकिन एडी का कम होने की वजह से जो प्लान किया जा रहा है या उत्पादन किया जा रहा है वो कितने के बराबर किया जा रहा है, केवल O/1 के ही बराबर किया जा रहा है। क्योंकि जो प्लान्ड एडी है वो जो पूर्ण रोजगार के लिए एडी है उससे क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो Y1 और YF के बीच आप देख सकते हैं गैप है, यही गैप क्या कह रहा, दर्शा रहा है, ये अतिरिक्त क्षमता को दर्शा रहा है इकोनॉमी की। यहाँ यानी इस क्षमता को अगर प्रयोग किया जाता है इकोनॉमी तो और अधिक क्या बनाई जा सकती, गुड्स एंड सर्विस बनाई जा सकती। लेकिन मांग की कमी की वजह से संबंधित इकोनॉमी में उतना प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है। कितने के बराबर, जो Y1 से YF का गैप है उसके बराबर। यानी इतने जो रिसोर्स हैं इकोनॉमी के वो क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, वो काम पे नहीं लगे हुए हैं। हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इस मॉडल में क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब है कि अगर जो डिमांड है वो बढ़ती है तो उसके हिसाब से जो सप्लाई है उसको भी प्रोड्यूसर बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्लान किया जा रहा है एडी का वो पूर्ण रोजगार के स्तर से कम पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो उतने से अधिक नहीं बढ़ाएंगे। वो कितना ही बढ़ाएंगे जितना कि एडी का प्लान किया जा रहा है। यहाँ पर एडी किस बिंदु पर प्लान की जा रही है, बिल्कुल सही, इस बिंदु तक ही प्लान की जा रही है, उससे आगे नहीं की जाए। तो इसके लिए जो एएस है वो भी इसी स्तर पर होगी। तो और यहाँ पर जो संतुलन हो जाएगा एडी बराबर एएस के बराबर। तो ये वाला जो गैप है ये क्या है, अतिरिक्त क्षमता है, और इतना वो संबंधित इकोनॉमी में क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि अगर डिमांड होती तो उस डिमांड के लिए गुड्स एंड सर्विस को भी बनाया जा सकता था। ठीक है, इसको हम लोग एक संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी में जो फुल कैपेसिटी है यानी पूर्ण क्षमता है वो है 1000 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस बनाने की। लेकिन इकोनॉमी में जो प्लान्ड एडी है वो 700 करोड़ रुपए के ही बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 300 करोड़ रुपए की क्षमता है वो क्या होगी इकोनॉमी में, ऐसे ही खाली पड़ी रहेगी। वो इतने का जो प्रोडक्शन किया जा सकता था वो नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर केवल कितने का ही प्रोडक्शन किया जाएगा गुड्स एंड सर्विस का, वो 700 करोड़ के बराबर ही किया जाएगा। और इस प्रकार से ये जो इतनी मांग की न्यूनता को दर्शाता है। तो ये वाला जो गैप है आप देख सकते हैं, ये वाला गैप ये क्या है, बिल्कुल सही, ये है माप है किसका, न्यून मांग का, ठीक है। और जो डिफिशिएंट डिमांड है, न्यून मांग है, वो इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप को उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विस उसकी ज़्यादा मांग नहीं होती, जिसकी वजह से कीमतें कम होना शुरू होती हैं, ठीक है। और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए, जो भी आगे बढ़ने के लिए हानिकारक होती है। तो यहाँ पर जो डिफिशिएंट डिमांड है, इस यही क्या है, बिल्कुल सही, डिफ्लेशनरी गैप को दर्शा रही है। तो जिस प्रकार से हम लोग डिफिशिएंट डिमांड का मेजरमेंट करते हैं, उसी प्रकार से किसका भी करते हैं, बिल्कुल सही, डिफ्लेशनरी गैप का मेजरमेंट करते हैं। तो उसको हम लोग आगे डायग्राम में समझ लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप और डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, यानी रेखा चित्तीय उदाहरण के माध्यम से हम लोग जो अस्फीतिकारी अंतराल है उसका मापन करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने अभी पिछले डायग्राम में लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वही है वैल्यू, और यहाँ पर जो भी कर्व है वो उसी प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ डिफ्लेशनरी गैप है वो कितने के बराबर है, ये है EF के बराबर, यानी इतना, ये क्या है, अस्फीतिकारी अंतराल है, डिफ्लेशनरी गैप है। इसका मतलब है कि इतने के बराबर क्या है, इकोनॉमी में मांग की कमी है। क्यों है? क्योंकि उस मांग की कमी, जो मांग चाहिए पूर्ण रोजगार के लिए वो ADF के बराबर होनी चाहिए, लेकिन जो प्लान किया जा रहा है वो वास्तव में कितने के बराबर किया जा रहा है, इकोनॉमी प्लान, वो ADP के ही बराबर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये रेफरेंस लाइन है, ये इस लाइन जिसे भी हम लोग कहते हैं, उसके उस पर जो ADP है वो कहाँ, इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर इतना ही क्या हो रहा है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि कैपेसिटी इतनी है, तो इतना के बराबर क्या है, इकोनॉमी में ऐसे ही खाली पड़े रहेंगे जो भी रिसोर्स हैं। तो और इस प्रकार देख रहे हैं कि जो इस बीच का अंतर है, या यहाँ से भी हम देख सकते हैं, मान लीजिए J पॉइंट और एक K है, तो J और K के बराबर क्या है, बिल्कुल सही, ये डिफ्लेशनरी गैप है या डिफिशिएंट डिमांड को दर्शा रहा है। अब हम लोग समझते हैं रीजन्स ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, यानी जो न्यून मांग है उसके कारण, कि उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो कारण दिया हुआ है वो है डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो ये C है, जो हमारा आप लोगों ने देखा है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, तो उसमें होते हैं C प्लस I प्लस G प्लस ये क्या होता है, बिल्कुल सही, X माइनस M, यही होता है ना, अच्छे से आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ जो ये C है, ये क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। और वो किस कारण से कमी हो सकती है डिक्रीज इन MPC। MPC आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपोर्शनल कंज्यूम, यानी उपयोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है, यानी लोगों की आदत है, वो किसी कारण से क्या हो रही है, कम हो रही है खर्च करने की। तो ऐसी स्थिति में जब कम खर्च करने की आदत होगी, तो जो AD का कंपोनेंट है ये क्या होगा, कम होने लगेगा, बिल्कुल सही, इसकी वैल्यू कम होगी, तो अपने आप AD की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। समझ में आया ना, हाँ बिल्कुल सही। या फिर इसका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंक्रीज इन MPS, या जो बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति है, यानी लोगों की आय बढ़ रही है, तो उसका अधिकांश हिस्सा वो किस में यूज कर रहे हैं, वो बचत कर रहे हैं उसका। तो ऐसी स्थिति में जब बचत ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी में क्या होगा, बिल्कुल सही, मांग की कमी होगी। क्योंकि हम लोगों ने बात की है कि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, इनकम होती है, बिल्कुल सही। जब व्यक्ति खर्च ही नहीं करेगा तो दूसरी को इनकम कहाँ से प्राप्त होगी और डिमांड नहीं हो पाएगी। और एक चीज़ और आप यहाँ याद रखेंगे कि इंडिविजुअल रूप में बचत करना सही हो सकता है, लेकिन जो एग्रीगेट रूप से या इकोनॉमी के लेवल पर देखा जाए तो बचत करना इकोनॉमी के लिए हानिकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर सभी लोग बचत करने लगेंगे तो इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विस है उनकी डिमांड कम होने की वजह से इकोनॉमी में जो भी इनकम का लेवल है वो बहुत ही कम हो सकता है। तो यहाँ इंडिविजुअल लेवल पर एक वरदान है बचत करना, सेविंग करना, लेकिन अगर एग्रीगेट यानी इकोनॉमी के लेवल पर कार्य की जा रही है तो ये अभिशाप होता है। बिल्कुल सही, समझेंगे आप अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कारण C वाला, इसमें कमी भी क्या कर सकती, AD को कम करेगी, यानी डिफिशिएंट डिमांड को उत्पन्न कर सकती है। और दूसरा है इंक्रीज इन टैक्स, दूसरा क्या है, बिल्कुल सही, इंक्रीज इन टैक्स। तो जो कर हैं अगर उनमें वृद्धि कर दी या करों की संख्या बढ़ा दी गई तो जिसकी वजह से
जो लोगों की इकोनॉमी में डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि वो जो खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विस पर, तो वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अधिकांश टैक्स के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगी, उनकी इनकम सरकार के पास पहुँच जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब इनकम पहुँच जाएगी सरकार के पास, तो लोग अब पहले की तुलना में कम खर्च करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट डिमांड की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अगला है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, याद रखें, सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है वो दोनों तरह का किया जाता है, जिसकी हम लोगों ने समझा भी है, वो जी में है। और वो किस तरह का होगा, कंजम्पशन टाइप का भी रहता है और इन्वेस्टमेंट टाइप का। तो इसके जो खर्च हैं वो कम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की कमी हो जाएगी, यानी डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। और अगला है डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो आई है ईडी के कंपोनेंट का, अपने सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है ना, तो उसका जो आई है वो कम हो जाए, यानी इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी बढ़ जाए, ब्याज दर बढ़ जाए, या फिर जो लाभ की प्रत्याशाएं आशंसाएं वो क्या हो जाएं, कम हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो भी निवेशक है वो निवेश कम करेंगे, क्योंकि उन्हें भाई लॉस होने की संभावना होगी। तो ऐसी स्थिति में जब आई कम होगा तो एडी क्या हो जाएगी, कम होगी, और ये उत्पन्न हो जाएगा, इसकी वजह से डिफिशिएंट डिमांड। अब हम लोग समझते हैं अगला पॉइंट, राइज इन इंपोर्ट, आयातों में वृद्धि। वो किस प्रकार से हो सकती है, बिल्कुल सही, जब हमारे देश की तुलना में विदेशों में हम वस्तुएं क्या हों, सस्ती हों, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें हैं घरेलू कीमतों की तुलना में क्या हों, कम हों। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बाहर से मंगा सकता है वस्तुएं, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वहाँ उसे सस्ती पड़ रही। तो जब बाहर से वस्तुएं मंगाएंगी यानी आयात में वृद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विस है उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो भी क्या होगा, जो डिफिशिएंट डिमांड है वो उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो एडी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि इम्पोर्ट हम कर रहे हैं बाहर से, तो हमारे यहाँ की गुड्स तो की मांग तो बड़ी नहीं है, या वो क्या होगी, उसी लेवल पर नहीं रहेगी, उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि उनकी जगह हमारे जो यहाँ के व्यक्ति खरीद रहे थे वो अब कहाँ खरीद रहे हैं, विदेशों की वस्तुओं को खरीद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो एडी कम होगी और यही उत्पन्न हो जाएगा, उसकी वजह से डिफिशिएंट डिमांड। और इसका अगला जो पॉइंट है, फॉल इन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में गिरावट कब आ सकती है, वो आ सकती है किसकी वजह से, बिल्कुल सही, जब हमारे देश की जो घरेलू कीमतें हैं और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं तो घरेलू कीमतें क्या हैं, बिल्कुल सही, ज़्यादा हैं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में। तो हमारे यहाँ का जो गुड्स एंड सर्विस है वो जनरली कोई खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ महंगा पड़ेगा और जो दूसरे देश हैं उनमें सस्ता पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब एक्सपोर्ट में गिरावट होगी तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ एडी कम होगी। क्यों? क्योंकि विदेशियों द्वारा खर्च हमारे यहाँ खर्च करना ही क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। तो जब विदेशियों का खर्च कम होगा हमारे यहाँ, तो हमारी एडी है जो वो क्या होगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल सही। और अगला है डिफिसिट बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का मतलब होता है कि जब सरकार ज़्यादा खर्च नहीं करती है और अधिकांश जो भी उसका रेवेन्यू जनरेट होता है उसके टैक्स के माध्यम से, और भी जो भी उसके पास साधन हैं, स्रोत हैं आय के, वो उतने जितने उसको प्राप्त हो रहे हैं उतने खर्च नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में डिमांड क्या होगी, एडी कम होगी इकोनॉमी में, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो एडी के कंपोनेंट हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो यहाँ पर इसमें क्या होती है, कमी। इसमें भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसमें भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इसमें भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इनमें जब कमी हो रही है तो क्या होगा, डिफिशिएंट डिमांड की उत्पन्न हो सकती है, और ये इसमें वृद्धि होगी, यानी इंपोर्ट में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये क्या होंगे, एडी इससे कम होगी, और एडी इस कम होने से डिफिशिएंट डिमांड की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। जो मांग की कमी है उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग प्रभाव देखते हैं आउटपुट है, इसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। तो जीडीपी पर क्या प्रभाव होगा, तो जीडीपी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटी ज़्यादा है प्रोड्यूस करने की, लेकिन डिमांड एग्रीगेट डिमांड है वो कम की जा रही है, उसका प्लान कम किया जा रहा है एडी का। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो क्या है, ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, यानी एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में।
तो ऐसी स्थिति में जीडीपी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो कम होगी। और यहाँ इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा स्तर, पूर्ण रोजगार के स्तर से। क्यों? क्योंकि पूर्ण रोजगार का स्तर तो हम लोगों ने जो डायग्राम में देखा, मान लीजिए वो यहाँ है, लेकिन एडी कम होने की वजह से गुड्स एंड सर्विस नहीं बनाई जाए, इसकी वजह से इतने ही रिसोर्स काम पे लगाए जा रहे हैं, बाकी जो इतने हैं वो क्या है, खाली ही पड़े हैं। तो इफेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा वो भी क्या सा पड़ेगा, नकारात्मक होगा। और ये जो भी साधन हैं उनमें से कुछ साधन बेरोजगार रहेंगे। तो इन दोनों को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो भी वैल्यूज ली हुई हैं वो पहले की ही तरह ली हुई हैं हम लोगों ने, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और जो भी कर्व है वो पहले की तरह है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैपेसिटी इकोनॉमी में OYF की है प्रोडक्शन करने की, ठीक है, लेकिन एडी जो प्लान की जा रही है, एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, नियोजित मांग है वो क्या है, उस कम है पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो एग्रीगेट डिमांड उससे। तो ऐसी स्थिति में केवल O/1 के बराबर ही क्या हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है इकोनॉमी में, तो कम उत्पादन हो रहा है, तो इतने के बराबर इकोनॉमी में जीडीपी कम होगी, ठीक है। हो सकती थी क्योंकि कैपेसिटी है, लेकिन नहीं हो रही क्योंकि जो एडी प्लान की जाए वो कम है। और इतने जो रिसोर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट का लेवल देख रहे हैं, यहाँ इतना तक है, लेकिन रिसोर्स ज़रूरत इतनी की ही है क्योंकि इतनी ही गुड्स बनानी है। तो जो इतने के बराबर एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो यूज नहीं होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल इतना ही रहेगा, इतना क्या होगा, बेरोजगारी का स्तर होगा, ये बेरोजगार रहेंगे इतने संसाधन, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर इकोनॉमी में जो अनैच्छिक प्रकार की बेरोजगारी है वो उत्पन्न होगी, यानी लोगों की इच्छा तो नहीं है कि वो बेरोजगार रहें, लेकिन फिर भी उन्हें क्योंकि डिमांड नहीं है इकोनॉमी उतनी जितनी पूर्ण रोजगार के लिए चाहिए, तो ऐसी स्थिति में कुछ साधनों को काम करने की इच्छा है, फिर भी उन्हें क्या रहना पड़ेगा, बेरोजगार रहना पड़ेगा, यानी इकोनॉमी में अनैच्छिक प्रकार की बेरोजगारी रहेगी कुछ, ठीक है। अब हम लोग अगला जो इफेक्ट है उसको देख लेते हैं। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, जो सामान कीमत एक स्तर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा न्यून मांग की वजह से, डिफिशिएंट डिमांड की वजह से। तो इसमें जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस है उनकी कीमतें क्या होंगी, कम होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इकोनॉमी में उतनी डिमांड नहीं है जितनी पूर्ण रोजगार के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रोड्यूसर है वो थोड़ी कम करके ही बेच पाएगा, तो इसलिए क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विस है उसकी कीमतें कम होगी, यानी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप उत्पन्न हो सकता है या होगा। इकोनॉमी डिफ्लेशनरी गैप की वजह से निम्न स्तरीय संतुलन जाल की तरफ भी जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर निम्न एडी होगा यानी कम एडी होगा तो इसकी वजह से निम्न निवेश होगा, और निम्न निवेश होने की वजह से क्या होगा, बिल्कुल सही, निम्न प्रोडक्शन होगा, और निम्न प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, बिल्कुल सही, निम्न आय होगी, और निम्न आय की वजह से फिर निम्न एडी होगी, क्योंकि जब आय ही कम होगी तो फिर लोग खरीदेंगे कैसे, बिल्कुल सही। जब कम खरीदेंगे तो क्या होगा, एडी कम होगी, और फिर जब एडी कम होगी तो लोग निवेश भी नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, और निवेश कम होगा तो फिर जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, बिल्कुल सही, कम आय होगी, और कम आय होगी तो फिर से कम एडी होगी। तो इस प्रकार से एक जाल में फंस जाएगी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये डिफ्लेशनरी गैप बहुत ही खतरनाक होता है इकोनॉमी के लिए। ये दो स्थितियाँ और उत्पन्न होती हैं। अनडिजायर्ड स्टॉक, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि न्यून मांगी की वजह से इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, फर्म सेक्टर होता है, वो जो उनकी इन्वेंट्री होती है वो खाली नहीं हो पाती है पूरी, यानी बिक नहीं पाता है पूरा माल, तो इस ऐसी स्थिति में कुछ पड़ा रहता है, इसकी वजह से वो क्या कर सकती हैं, बिल्कुल सही, उसको बेचने के लिए कीमतों को गिरा सकती हैं, और भविष्य में जो प्लान है प्रोडक्शन का वो कम कर सकती हैं, जिसकी वजह से भी इकोनॉमी जो डिफ्लेशनरी गैप उसमें फंस सकती है। और अगला है जो है लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो इस प्रकार से प्रॉफिट, क्योंकि जब अनडिजायर्ड स्टॉक एकत्रित होना शुरू हो जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी जो बिना बिका माल ज़्यादा होने लगेगा फर्म के पास, प्रोड्यूसर के पास, विक्रेताओं के पास, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे कि अपना जो वस्तुएं हैं या सेवा हैं यानी माल है वो क्या करेंगे, कम कीमत पर बेचेंगे, जिसकी वजह से उन्हें क्या होगा, लॉस उत्पन्न होगा, यानी प्रॉफिट का उन्हें क्या होगा, नुकसान होगा। धन्यवाद।